Welcome to the Maths Wizard classes. टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज डे 4 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला है कि जो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। यानी ये बोला है कि हमारे पास दो एंगल है जी, सप्लीमेंट्री बोला है, इसका मतलब दोनों एंगल कैसे होंगे, उनका सम 180 होगा। तो उसने बोला है जो लार्जर हमारे पास एंगल है दो सप्लीमेंट्री एंगल में से उसको एक्सीड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है स्मॉलर एंगल में 18 से। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास स्मॉल एंगल एक्स है और लार्जर एंगल वाई है, या फिर ऐसे बोल दे कि लार्जर एंगल एक्स है स्मॉलर एंगल वाई है, तो जो बड़ा एंगल एक्स है ना उसको बढ़ाया है किसना 18 डिग्री, किससे, स्मॉल एंगल से, यानी वाई प्लस 18 बोला है। तो लार्जर एंगल हमने कितना बोला है एक्स है, और वाई स्मॉलर एंगल को वाई डिग्री बोल दिया। क्योंकि सप्लीमेंट्री तो दोनों का सम कितना आएगा 180, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कंडीशन दी कि लार्जर एंगल्स कितना एक्सीड है, कितना बड़ा है 18 बड़ा है, किससे, स्मॉलर एंगल यानी वाई से। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी यहाँ पे, तो वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, जिसको सिंप्लीफाई किया तो 2y की वैल्यू आ गई 162, यानी y की वैल्यू आएगी 81 डिग्री, यानी स्मॉल एंगल कितना है 81। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो यानी 81 प्लस 18 क्या है यहाँ पे, कितना आ गया 99, यानी स्मॉल जो हमारे पास कैपिटल एंगल है वो, सॉरी लार्ज एंगल है वो कितना आया 99, एंड स्मॉल एंगल कितना आया 81। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि दो वाटर टैप्स हैं जो फिल करती है, जब एक साथ खोल दी जाती है तो एक टैंक को 9:3/8 में फिल कर देती है, यानी 75/8 बोल सकते हैं। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिस टैप का डायमीटर बड़ा है वो 10 कम लेती है उस वाली टैप से जिसका डायमीटर छोटा है। तो उसने बोला है सेपरेबल अलग अलग खोल दी जाती है, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप, यानी दोनों टैप का इंडिविजुअली टाइम पूछा है कितना कितना टाइम लेंगी। तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो स्मॉल डायमीटर वाला पाइप है वो XR ले रही है, तो नॉर्मल सी बात है जिसमें से पानी ज़्यादा निकलेगा वो कम घंटे लेगी, यानी लार्जर डायमीटर जो वाली पाइप है वो टैंक को फिल करने में X-10R ले रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर स्मॉल डायमीटर एक टैंक को XR में फिल करता है तो 1 आवर में कितना टैंक फिल हो जाएगा 1/x पार्ट। सेम लार्ज डायमीटर वाला अगर X-10R में एक टैंक फिल करता है तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा 1/x-10 पार्ट। और दोनों मिलके कितना करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 1/x प्लस 1/x-10, दोनों मिलके इतना फिल कर देंगे। अब उसने दिया क्या है, जब दोनों पाइप हमारे खोल दिए जाते हैं तो 9:3/8 लेते हैं, यानी 75/8। यानी अब हमारे पास अगर दोनों पाइप को एक साथ खोलते तो इतने घंटे लेंगे ना। हम इसी के अकॉर्डिंग अगर बोलें तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल कर देंगे 8/75 पार्ट फिल कर देंगे। अब कंडीशन क्या मिल जाएगी, जो हमने पीछे लिखा कि दोनों मिलके इतना फिल कर रहे हैं 1 आवर में, और यहाँ हमारे पास 1 आवर में इतना है, यानी दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। दोनों को इक्वल रखा, एलसीएम लेके सोल्व किया तो बना X-10 प्लस X/X मल्टीप्लाई X-10 और इक्वल में 8/75। जब इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पे तो हमारे पास 2x-10/x² - 10x इक्वल टू 8/75। ऊपर से 2 कॉमन लिया, 8 को कैंसिल कर दिया, उससे ऊपर 4 आ जाएगा, यानी बनेगा X/5/x² - 10x इक्वल 4/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी अरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। आपकी चॉइस है, आप इसको मिडल स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो जब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -115 एंड c की वैल्यू 375 इस फॉर्मूले में पुट किया। पुट करने के बाद हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया, इसका होल स्क्वायर वगैरह सब खोल दिया और ये हमारे पास वैल्यू आई, और रूट से बाहर निकालने के बाद ये कि बना x इक्वल टू 115 प्लस माइनस 85/8। एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन को प्लस साइन के लिए सोल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए करेंगे। जब प्लस के लिए सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25, एंड जब माइनस के लिए सोल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी 3.75। अब याद करें स्टेटमेंट में बोला था कि जो बड़ा पाइप है वो छोटे पाइप से 10 घंटे कम समय लेता है। हमने कहा कि x की जो वैल्यू है स्मॉल पाइप की तो आई, यहाँ 25 कितना, यानी ये स्मॉल पाइप का टाइम है। अगर मैं बोलूँ लार्जर पाइप का टाइम कितना हो जाएगा
25 में से 10 माइनस कर देंगे, निकल के आ गया। अब अगर मैं बोलूँ स्मॉल पाइप इतना टाइम ले रहा है, तो लार्जर अगर इसमें माइनस करें, इसको इसमें से 10 माइनस करें तो माइनस में चला जाएगा, जो हमने यहाँ लिख रखा है। और नेगेटिव नॉट पॉसिबल, कि भाई कोई माइनस के घंटे में थोड़ी ना टैंक फिल होगा, तो इसलिए बोल देंगे हमारे पास ये वैल्यू तो नेगलेक्ट हो जाएगी। तो स्मॉल पाइप का टाइम इतना आ गया, लार्ज पाइप का टाइम हमारे पास इतना आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि सुब्बा राव स्टार्ट करता वर्क 1995 में अपना काम करना शुरू करता है। तो जो उसकी एनुअल सैलरी थी वो 5000 रुपीज़ थी, और हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है। यानी अगर 1995 में 5000 है तो 1996 में 200 ऐड हो जाएंगे, यानी 5200 मिलेंगे। तो उसने बोला है कि ऐसा करते करते किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 होगी। हम क्या बोलेंगे, 1995 में सैलरी 5000 है, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी। ईच ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का, यानी डिफरेंस है डी। अगर मैं एपी बोलूँ तो एपी क्या बनेगी, फर्स्ट ईयर की ये, सेकंड ईयर में 200 ऐड किया, थर्ड ईयर में क्या किया, सेकंड ईयर की जो सैलरी थी उसमें 200 और ऐड कर दिया। ऐसे करते करते एक टाइम पे इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। इसी को अब अरेंज करके लिख दिया। अब ए की वैल्यू भी पता चल गई, डी की भी पता चल गई, और लास्ट टर्म क्या है 7000। हमें निकालना है वो ईयर बताना जिसमें सैलरी उसकी 7000 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ निकाले थे पहले, एन की वैल्यू कितनी होगी, कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उतनी हमारे पास वो उठ जाए, वहाँ पे पूरी ईयर्स काउंट होके आ जाएंगे। तो ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। पुट कर देंगे यहाँ पे, जब पुट किया तो 7000 इजक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। 7000 में से 5000 माइनस किया तो 2000 इक्वल में चल रहा है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। 200 डिवाइड करेगा 2000 को 10 मिलेगा, यानी एन माइनस 1 इजक्वल टू 10, यानी एन इजक्वल टू कितना आ जाएगा 11। यानी 11वें साल पे जाके उसकी सैलरी कितनी होगी, वो हो जाएगी 7000। अब 1995 में तो उसकी सैलरी कितनी थी, 5000 थी। अब 11वां साल की अगर मैं बात करूँ, 11 साल बाद की बात नहीं कर रहा है, एट 11th ईयर पे हो जाएगी। यानी 1995 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 2006। लेकिन 2006 तो 11वें साल के बाद की बात हो गई, तो हम उसमें से 1 माइनस करेंगे, यानी 2005 पे जाकर के उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ट्रायंगल है टी क्यू आर, वहाँ बोला है, और इसी के अंदर हमने पॉइंट पी ले रखा है, पी से आर को ज्वाइन किया है एंड पी से एस को ज्वाइन किया है। ऐसे हमारे पास क्यू आर के ऊपर बोला है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और ये जो क्यू आर है अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू पी, सॉरी पी आर के। इसके शो करना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू एस है ये सिमिलर है पूरे ट्रायंगल टी क्यू आर के। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे हम, जो प्रूव करना है उसको लिखने के बाद प्रूफ में क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमारे पास पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी से इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। सॉरी, आगे बोला है हमको कि जो कंडीशन दे रखी है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। अब हमने अभी क्या देखा है कि पी क्यू इक्वल है पी आर की इक्वेशन फर्स्ट से, तो पी आर की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, पी क्यू रख दिया, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। अब ट्रायंगल चलेंगे जिसको हमको प्रूव करना है सिमिलर, उन दोनों ट्रायंगल को उठाया, वहाँ से सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल टी क्यू आर की, क्योंकि दोनों में कॉमन आ गया। दूसरा, अभी हमने इक्वेशन 2 से क्या लिखा था, इस वाले को लिखा है हमने, ये फ्रॉम 2 वाला पोर्शन आ गया हमारे इक्वेशन 2, कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू पी के। तो अब एक एंगल हो गया, दो साइड हो गई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला है कि एरिया फाइंड करना है रोम्बस का, और ये जो वर्टाइसिस दे रखे सेम ऑर्डर में उठाने हैं कि ए बी सी डी करके। तो हमने पहले इनको ए बी सी डी कंसिडर कर लिया और ये पिक्चर बनाई है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है डायगनल हाफ मल्टीप्लाई डायगनल्स, दोनों डायगनल्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए सी मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई 1/2। ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें ए सी निकालना पड़ेगा, ये कितना है, फिर बी डी निकालना पड़ेगा। तो इनको निकालने के लिए यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, जो होता है x2 माइनस रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ए सी निकाल रहे हैं, तो ए के पॉइंट को x1 y1 एंड सी के पॉइंट को x2 y2 कंसीडर किया एंड अप्लाई कर दिया इन सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। तो ए सी का मेजरमेंट निकल के आया 4√2।
फिर निकाला हमने बी डी के लिए हमने बी के पॉइंट को x1 y1 कंसिडर किया एंड डी के पॉइंट को x2 y2 कंसिडर किया। अगेन अप्लाई कर दिया सेक्शन फॉर्मूला के अंदर, तो बी डी की वैल्यू निकल के आई 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले में पुट कर दिया। जब पुट किया तो हमारे पास 2 से ये 4 कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 2 × 6 12 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 24 स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है कि वैलिडेट करना है कोस स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 45 प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 प्लस हाफ कोस स्क्वायर 90 माइनस 2 टेन स्क्वायर 60। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कोस 45 की होती है 1/√2। सेक 60 की होती है 2, कोस 90 की 0 एंड टेन 60 की √3। ये सिंपल से उठा के वैल्यू सारी की सारी इस गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो √3/2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस हाफ मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 √3 का स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर खोलेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 4 × 4 ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/8 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 6। सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया 83/8, इसकी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या बोला है कि एक टीवी टावर स्टैंड है। सबसे पहले तो हमें इमेज बनी हुई दे रखी थी। यहाँ पे हमने बोल दिया एक टीवी टावर स्टैंड है जो वर्टिकल खड़ा है, कि ए भी एक टीवी टावर स्टैंड है, बैंक ऑफ कैनाल के किनारे पे खड़ा है, कि कैनाल है हमारी BC। तो बोला है कि एक साइड से कैनाल के एक साइड से इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना जाता है टॉप पे 60 डिग्री का, और कैनाल की साइड से ही एक पॉइंट छोड़ लिया गया D, वहाँ से इस एंगल ऑफ एलिवेशन बना टॉप पे 30 डिग्री। और बोल दिया है कि जो DC पॉइंट है ये इनका मेजरमेंट है 20 मीटर। तो फाइंड करनी है इसकी हाइट टावर की एंड कैनाल की विथ। तो हाइट कितने है टावर की AB एंड विथ है कैनाल की BC। तो सबसे पहले हम चलेंगे ट्रायंगल ABC के अंदर। तो एंगल ACB कितना दे रखा था 60 डिग्री एंड एंगल ADB कितना दे रखा था 30 डिग्री एंड DC का मेजरमेंट 20 है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर, छोटे ट्रायंगल के अंदर। तो tan 60 यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, tan 60 और tan किसके इक्वल होता है, वो आपको याद ही है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे आता है हिंदुस्तान हरा भरा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है नीचे BC। रख दिया यहाँ पे AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल टू AB अपॉन BC। यहाँ से AB की वैल्यू कितनी निकलेगी BC √3, इक्वेशन 1 बोला। अब चलेंगे इस बड़े ट्रायंगल के अंदर ABD वाले के अंदर। तो यहाँ पे tan 30 किसके इक्वल हो जाएगा AB अपॉन पूरा BD। तो अब AB BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, वही लिख दिया हमने। और tan 30 की वैल्यू लिख दी 1/√3 और AB की वैल्यू क्या निकाली इक्वेशन 1 से BC √3 यहाँ पुट कर दिया एंड BC प्लस CD की वैल्यू कितनी है 20, उसको यहाँ लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सोल्व किया तो हमें मिला BC प्लस 20 इक्वल टू 3BC, यानी कि 20 इक्वल टू हो जाएगा 2BC के इक्वल। यानी BC का मेजरमेंट, कैनाल का मेजरमेंट कितना आ गया 10 मीटर, यानी विड्थ आ गई है कैनाल की 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है हाइट। अगर इक्वेशन 1 में देखें तो AB इक्वल किसके है BC √3। तो यहाँ BC की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो कितना आएगी हाइट इसकी tan √3, यानी टावर की हाइट भी निकल के आ गई। ये प्रोबेबिलिटी का हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें बोल दिया है कि 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डबलेट आए। डबलेट का मतलब क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी सेम नंबर्स आने चाहिए। तो अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएंगे, 36 हो जाते हैं, क्योंकि 6 की पावर n, वेयर n क्या होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ डाइस। तो 2 डाइस तो 6 की पावर 2 यानी 36 आउटकम्स हो जाएंगे। डबलेट कितने होते हैं ये उठा के लिख दिए सारे के सारे, यही डबलेट मिलेंगे। तो अब टोटल केस कितने हैं डबलेट के 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ऊपर आएंगे फेवरेबल केसेस, नीचे आएंगे टोटल। फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे पास 6, टोटल कितने हैं 36, यानी 6/36 किया तो कितना आया 1/6, यानी 1/6 इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंके तो उस पर डबलेट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है कि एक पेन स्टैंड है जो वुड का बना हुआ है, शेप है उसकी क्यूबॉइड जैसे बना रखा है यहाँ पे इसमें, और उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं। ये यहाँ पे इसमें पैन लगा रखे हैं और कॉनिकल डिप्रेशन ही है, इसी को जब हमने देखा तो कुछ इस टाइप से होंगे ये। तो उसने बोला है कि डायमेंशन क्यूबॉइड की दे रखी है 15 tan 3.5 और रेडियस दे रखी है डिप्रेशन की 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ जो गहराई है कहाँ तक जा रहे हैं वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है एंटायर स्टैंड का। तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए, हमें अगर वॉल्यूम निकालना है वुड का तो नॉर्मल सी बात है जो पूरा क्यूबॉइड है इसके वॉल्यूम में से माइनस कर दे अगर ये
कोन का वॉल्यूम, 4 कोन के वॉल्यूम का, तो हमारे पास वो जो बाकी बचा हुआ है वुड है उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो कॉनिकल डिप्रेशन की जो हाइट है, डेप्थ है, वो 1.4 सेंटीमीटर है, रेडियस है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लेंथ रख दी 15 हमारे पास, ब्रेथ रख दी 10 एंड हाइट रख दी हमने 3.5। फिर ऐसे ही आर की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, 0.5, इसका स्क्वायर किया, स्मॉल एच जो हमारे पास कॉनिकल डेप्थ थी वो थी 1.4। तो जब सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे मिलके आ गई ये पूरी वैल्यू। अगेन इसमें से हम डेसिमल हटा के नीचे 100 लिखा, 25 से 100 को कैंसिल किया, 4 से 4 को कैंसिल किया, तो पूरा ओवरऑल सोल्व करके 525 माइनस 44/30 आया। यानी जब इसको और सोल्व किया तो हमें मिल गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया है जो उसने पूछा था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एक डायग्राम बना के दे रखा है, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और 2 टेंजेंट है पीटी एंड पीएस। बोला है कि पी से ओ को ज्वाइन कर रखा है और एंगल दे रखा है TPS या बोल दे SPT, पूरा 120 है। प्रूव करना है कि जो OP लाइन है ये डबल है किसके, इस PS के। तो हमें गिवन था कि एंगल 120, नॉर्मल सी बात है, लाइन OP आपको पता ही बाइसेक्ट करके जाती है यहाँ पे, तो पूरा अगर एंगल 120 है तो आधे आधे कितने हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया एंगल OPS ये 60। अब हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, टेंजेंट ये रही, रेडियस ये रही, यानी 90 डिग्री का एंगल इधर ही, 90 डिग्री का उधर ही। अब हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें चलेंगे POS वाले में। अगर मैं इसको 60 बोल रही हूँ तो cos 60 की हेल्प से कर सकते हैं। cos 60 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हमें यही लेके चलना है। तो हम क्या लेंगे, cos 60 ले लेंगे, और cos 60 क्या लिख देंगे, बेस हमारे पास क्या बनेगा 60 के लिए, बेस हो जाएगा PS एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा PO। तो हमने ये लिख दिया cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 PS अपॉन OP। फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो PS इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ OP। यही हमें प्रूव करना था, दैट मीन्स इट्स प्रूव्ड।